पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भाषा के बारे में कि हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसकी उत्पत्ति क्या हुई और भाषा के लिए संविधान में संशोधन क्या क्या किया गया और हिंदी को विस्तृत रूप देने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा और पढ़ा जाना। आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। पहले तो हम समझेंगे भाषा और लिपि में अंतर क्या है, फिर पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है और इसके भी कई सारे रूप हैं। जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हुए जब हम लोग यूज़ करते हैं इमोजी का, आइकन का, जो बने हुए होते हैं इस तरह के गोल गोल से, स्माइली वगैरह, ये मुस्कुरा रहा है मतलब हैप्पी है सामने वाला, तो ये दुखी है सामने वाला, तो इस तरह के ये जो इमोजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक प्रकार की भाषा ही है जो चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से इसको बताया जा रहा है। तो इसी तरह से गूंगे और बहरे लोगों के लिए भी एक सांकेतिक भाषा होती है, इशारों में बताना। ठीक है, तो इसी तरह से भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम। और लिपि क्या है? लिपि को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो लिपि क्या हो गई? लिपि कहने का अर्थ ये है कि जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये लिपि के अंतर्गत आएगा, ये जो लिखा है ये भी लिपि के अंतर्गत आएगा। लिपि वह होगी जिसको हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन भाषा सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं उसका, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में। और फिर आज से ही थोड़ा थोड़ा आपके अंदर याद करने वाला स्लो पॉइजन देना शुरू कर दें। ठीक है, रेडी? तो देखो इधर, हमारी यानी हिंदी की लिपि अगर पूछी जाए कौन सी है तो वो है देवनागरी। ठीक है, और इस देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, यानी इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, और ये ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई है? ये निकली है संस्कृत से, यानी है तो वो लिपि ही है, एक तरह से वो लिपि ही है। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली और ब्राह्मी लिपि से कई सारी लिपियाँ निकली हैं। जितनी भी भारत में यूज़ की जाती हैं लिपियाँ, जितनी भी भारत में लिपियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वे सभी कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो अगर गहराई से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु ये कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया। एग्ज़ाम में अगर कभी पूछा गया तो बस इतना ही कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्राह्मी लिपि से। या हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि से। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, बताओ तो बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना लिपि और भाषा के अंतर्गत। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहली भाषा जो थी वो संस्कृत थी और फिर उसके बाद में पाली बनी और फिर उसके बाद प्राकृत और फिर उसके बाद में अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी, आरंभिक हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, इस तरह से आगे बढ़ती चली गई। लेकिन ये क्रम एक बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि इनका सही क्रम क्या है। तो पहले संस्कृत, फिर पाली और फिर उसके बाद में प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो पुराने समय में जब हिंदी स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि जब संस्कृत चल रही थी, तो उस समय संस्कृत के दो भेद हुए थे। एक तो वैदिक संस्कृत बना और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ठीक है, दो तरह से रही है और इनका जो काल रहा है वो 1000 वर्ष तक चला है। 1000 वर्ष चला है, ये 20वीं शताब्दी नहीं, कितने वर्षों तक चली? 1000 वर्षों तक की। अगर शताब्दी पूछ देता है तो हम आंसर दे सकते हैं इसका 1500
ईसवी से, ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 कम करो इसमें, 500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह से, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, तो वो फिर माइनस में ही जाएगा ना। ईसा पूर्व वाले माइनस में जाते हैं, वो बढ़ते हैं साथ, और फिर 0 आता है, 0 के बाद में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इस तरह से वो क्रम उनका बढ़ता है, वो वर्ष बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा गया कितने वर्षों तक चली, तो हमारा आंसर होगा 1000 वर्ष तक। कब से चली, तो आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में क्या है, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई, वेदों की। ठीक है, और वो वेद कौन कौन से हैं, तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, फिर सामवेद, अथर्ववेद, और फिर यजुर्वेद, पूछ दिया जाए कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, तो हमारा आंसर होगा यजुर्वेद। ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हो गया, पुराना, सबसे पुराना, तो वो हो गया ऋग्वेद। ठीक है, और पूछ दिया जाए संस्कृत वाला वेद कौन सा है, संगीत वाला वेद कौन सा है, तो वो होगा सामवेद। इसमें संगीत थे तो सारे, परंतु संगीत के लिए स्पेशली जो बताया गया वो सामवेद को ही बताया गया। ठीक है, अथर्ववेद में पूछ दिया जाए तो इसमें जादू टोना आ जाता है, जादू टोना किस में है, तो वो अथर्ववेद में। तो खैर ये तो जीके की बातें हो गई, जो जीके वाले मास्टर साहब पढ़ाएंगे। फिलहाल हमने जाना कि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई, और वेद को किसने रचा, तो आचार्य वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी ने। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत में महाकाव्याएं, काव्यों की रचना की गई, जैसे रामायण, रचयिता कौन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। फिर महाभारत, महाभारत के हाँ वेदव्यास। ठीक है, और भी कई सारे काव्य हैं, जैसे कामसूत्र, ठीक है, राजतरंगिणी, और भरतनाट्य या नाट्य शास्त्र इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेदों की रचना की गई। चलो ठीक है, बोल देते हैं इसका भी, राइटर लिख लें इसके, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। ठीक है, राजतरंगिणी के हैं कल्हड़। ठीक है, और कामसूत्र के हैं, कामसूत्र के तुम लोग बताओगे। ठीक है, कामसूत्र के तुम लोग बताओगे क्या कौन है। ठीक है, इसको मिटा दें। तो इस तरह से हमने जाना कि लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया और वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया। अब बढ़ते हैं पाली की ओर। तो पाली आपको पता ही होगा, महात्मा बुद्ध जी के उपदेश हैं, काव्य हैं और त्रिपिटक है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक
दूसरा है, दूसरा बोलो, विनय पिटक, शाबाश, विनय पिटक। और फिर हाँ, अभिधम्म पिटक। पिटक, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी के त्रिपिटक हैं इसमें, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये सभी किस भाषा में है? पाली भाषा में, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, श्रीलंका में 2 ग्रंथ भी लिखे गए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म से जुड़े, जिनका नाम है दीपवंश और दूसरा है महावंश। महावंश, ये 2 ग्रंथ हैं, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से। और कहाँ लिखे गए हैं? तो वो श्रीलंका में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट करिए। ये जितनी भी पुस्तकें लिखाई हैं अभी, वे सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं, प्राकृत पे आते हैं। और प्राकृत में किस धर्म के ग्रंथ मिलेंगे? वो है जैन धर्म, जैन धर्म के ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, इनको एक चीज़ और कहा जाता है, जैसे ये अपभ्रंश आई है तो ये पहली अपभ्रंश हो जाएगी, ये दूसरी अपभ्रंश और ये तीसरी अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जैसे अवहट आएगी, अवहट, तो अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सॉरी, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे अवहट्ट को, ठीक है। चलो ठीक है। अपभ्रंश के यहाँ से भेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इनके लगभग 7 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 खस अपभ्रंश, नंबर 2 ब्राचड़ अपभ्रंश, नंबर 3 पैशाची अपभ्रंश, नंबर 4 सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। फिर अर्धमागधी, फिर मागधी, ठीक है। खस हो गया, ब्राचड़ हो गया, पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, ठीक है। तो इस तरह से ये अपभ्रंश के भेद हुए हैं। और फिर इनसे उपभाषाएं बनी, उपभाषाएं, ठीक है। उपभाषाएं का मतलब ये हो गया, देखिए हम एक क्रम बता देते हैं आपको। पहले आप अपने पड़ोस में ही देखेंगे, पड़ोस के गांव में ही देखेंगे कि यदि आपका गांव है तो उसमें जो बोली बोली जा रही है उसका कुछ बदलाव है अन्य की तुलना में, ठीक है। अन्य गांव की तुलना में आपके गांव की बोली अलग है, अन्य राज्य की तुलना में दूसरे राज्य की बोली अलग है, अन्य क्षेत्र के बोली दूसरे क्षेत्र की बोली से अलग है। तो जो कम क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, वो बोली कहलाती है। और यदि यही बोली का रूप बड़ा हो जाता है तो उपभाषा बन जाती है। और यही उपभाषा यदि संपूर्ण देश में बोली जाती है तो वो भाषा कहलाती है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई? ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। और फिर यही चीज़ अगर कई सारे क्षेत्रों में बोली जाएगी तो वो उपभाषा बन जाएगी, ठीक है। और यही उपभाषा
कई सारे बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है तो वो भाषा बन जाती है। बस इतना ही तो क्रम था। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझो, आपके क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही है वो बोली है, और वही बोली यदि प्रदेश में बोली जा रही है तो वो उपभाषा है, और यदि वही बोली आपके क्षेत्र की बोली संपूर्ण भारत में बोली जा रही है तो वो भाषा है। तो अब जाके समझ में आया कि हिंदी को राजभाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण भारत में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इतने आंदोलन चलाए गए थे, इतनी संशोधन किए गए थे हिंदी के लिए, आखिरकार निकल के क्या आया था उससे अभी बता देंगे। इसको अभी बता देंगे। एक प्रश्न आ गया मेरे मन में तो उसको समझ लेते हैं। चलो अच्छा, पहले इसको ही समझ लेते हैं। खस, खस ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी उपभाषा है। ब्राचड़, ब्राचड़ में आपकी सिंधी आती है, सिंधी। ठीक, पैसाची में आपकी पंजाबी और लहंदा आती है। लहंदा कहाँ बोली जाती है? हाँ शाबाश, सिंधी तो बताया था। पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में लहंदा है पश्चिमी पंजाबी में, पश्चिमी पंजाबी में, पश्चिमी पंजाबी। भारत का मैप तो देखा ही होगा, नहीं देखा? तो ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है और ये वाला क्षेत्र पंजाब का है। पंजाब भी आपका आधा पंजाब लगभग वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो पश्चिमी ये साइड हो गया पूर्व का और ये साइड हो गया पश्चिम का। समझ में आ रही बात? तो पश्चिमी क्षेत्र में वह आएगी जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है या पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, तो लहंदा इस क्षेत्र में बोली जाती है। बॉर्डर लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और इसी में गुजराती, और इसी में राजस्थानी। राजस्थानी, ठीक है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, ठीक है, और मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया, और बांग्ला। इसको थोड़ा देख लीजिएगा ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी किताबों में। वैसे ये तीन तो 100% श्योर हैं कि मागधी के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मगध वैसे बिहार का ही क्षेत्र रहा था नंदवंश के समय पे, तो मिटा दें इसको। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या पढ़ा? संस्कृत दो भागों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई, उपांगों की रचना की गई, ठीक, और फिर लौकिक संस्कृत में काव्यों की रचना की गई, जैसे राजतरंगिणी, रामायण, महाभारत, ये सभी महाकाव्य हैं। और पाली में महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनकी त्रिपिटक, और साथ ही साथ हमने श्रीलंका के ग्रंथों को भी जाना, किस भाषा में थे वो, पाली में। इसी तरह से अपभ्रंश का विकास हुआ था। ठीक है, तो अब समय आया है आपको याद करवाने का कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दी जाएं, या आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करानी चाहिए जो एग्ज़ाम बेस पे आपको मार्क्स दिला सकें, आपको नंबर दिला सकें। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कई टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसमें कुछ मीठी भी होती हैं तो कुछ कड़वी भी होती हैं। हाँ, तो ठीक होना है तो कड़वी दवाइयाँ भी आपको खानी पड़ेंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परीक्षा अगर निकालनी है तो उसमें कुछ चीज़ें तो आपके मन की होंगी और कुछ चीज़ें शाबाश आपको याद करानी पड़ेंगी। ठीक है, लिखिए।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखिए पर्यायवाची। सबसे पहले लिखिए अरण्य का। अरण्य, इसका मतलब होता है जंगल, इसका अर्थ है जंगल। इसमें लिखिए विपिन। जो पहले याद है उनको याद रहने दीजिए, नए वाले सीखिए, है ना। विपिन, अटवी, कानन, कांतार। ये इंपॉर्टेंट वाले सारे सभी लोगों को सिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना वरना दिक्कत आ जाएगी फिर आपको, ठीक है। जितनी भी जो भी चीज़ें दिखाई जा रही मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ फेक नहीं है, कोई भी चीज़ झूठी नहीं है, या जो एग्ज़ाम में नहीं आने लायक है। अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनको देख करके और जो हमने आभास किए, जो हमने दिए और हमने जो देखे मेरे सामने जो है, उन सभी को नोट करते हुए ये हमने पॉइंट बनाए हैं, ये हमने चीज़ें बनाई हैं जो आपको दिखाया जा रहा, बताया जा रहा। समझ में आ रहा है ना सभी के? ठीक है, अगला लिखो आग। आग का लिखें अनल, आपको पता ही होगा अनल। पावक, ठीक है। और यहाँ से सबसे एक अच्छा प्रश्न आया, वो पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि इन शब्दों का अर्थ बताएं, या इन दोनों शब्दों के सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो अनल तो हो गया आग का और अनिल हो गया वायु का, ठीक है। हाँ, परीक्षा में पूछ देता समानार्थी शब्द कौन सा है या इनका अर्थ कौन सा है। अनल, पावक, धनंजय, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये दो लोगों का है, एक तो अर्जुन का भी है, ये अर्जुन का भी ये पर्यायवाची है। धनंजय आग का भी पर्यायवाची है, ठीक है। धनंजय, जात देव, जात देव। हुताशन, जल्दी जल्दी लिखिए। हुताशन, वैश्वानर, वायुसखा, वायुसखा, कृषाणु, रोहिताशव, वहिन, वहिन। ये बहन नहीं है जो पड़ोस में आग लगा दे या घर में आग लगा दे, खैर ऐसा होता नहीं, ये मजाक था। वहिन। तो ये चीज़ें हैं, इनमें से आपको याद कौन कौन से करने हैं, जो याद हो उनको छोड़ दीजिए। जैसे अनल तो आपको याद ही होगा, अनल, पावक, है ना। याद क्या करने हैं, रोहिताशव तो समझ में आ रहा होगा, रोहित, रोहित के नाम से समझ में आ रहा, हाँ रोहिताशव, ठीक। वहिन हमने बता दिया, बहन, वो एक माध्यम है याद करने का, ठीक है। भाभी ननद में नहीं पट्टी, है ना। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषाणु, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये दो तो नॉर्मली याद हो जाएंगे, रोहिताशव और बहन, हाँ वहिन याद हो जाए। वायु सखा, जो हवा का साथी हो। आग क्या हवा के बगैर जल पाएगी, हवा के बिना जल पाएगी? नहीं, क्योंकि साइंस ने भी ये सिद्ध किया है कि मोमबत्ती लिया और उसके ऊपर कांच का गिलास रख दिया और वो मोमबत्ती नहीं जलती, वो कैंडल नहीं जलती है, ठीक है। अब वायु सखा भी याद हो गया, रोहिताशव भी याद हो गया, वहिन भी याद हो गया। कृषाणु याद करना था, वैश्वानर याद करना था, हुताशन, जात देव और धनंजय। ये चार इंपॉर्टेंट हैं भाई, पढ़ लेना, या इच्छा हो तो मत पढ़ना। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी 100%, ठीक है। वरना कमाने के, पैसे कमाने के लिए तो हर कोई कमा लेता है, क्या सम्मान मिल पाता है? आज ठेला लगाने वाला 1000 रुपये पर डे कमा सकता है, कमा लेगा, ठीक है। कमाने के कई रास्ते हैं, पैसा कमाने के कई सारे रास्ते हैं, पर सम्मान कमाने का बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। समझो आप इस चीज़ को। अगला लिखें पृथ्वी। पृथ्वी में लिखें अचला,
क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, अवनी। लिखने में या बोलने में कहीं पर कोई गलती हो जाया करे तो आप स्वयं से सुधार लिया करो, ठीक है। हाँ, अच्छे बच्चे हो सभी लोग, ठीक। तो ये चीज़ें तो समझ में आई। अचला, क्षिति, धरा, वसुंधरा। धरा और वसुंधरा ये चीज़ तो याद रहेगी, ठीक है। सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, चाहे हो वो वसुंधरा। वसुंधरा, धरा, क्षिति, अवनी, अचला, इनको याद करते हुए चलना। फिर अगला है अमृत का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमृत में सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, अमी। ये जो इम्पोर्टेंट लगा वो आपने बताया, ठीक है। सुधा बहुत अच्छा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, अमृत के समान। पीयूष है, वो भी बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, अमृत के समान। अमी, अमी ऐसे आपका पड़ोसी अमित हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा बोलता है। तो 3 नाम तो ऐसे हो गए। और फिर सोम, तो आपके ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, नहीं 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सोम देवता को समर्पित गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र सोम देवता को समर्पित है। देख लीजिएगा उसको, ठीक है। गायत्री मंत्र है 3रे में जो सोम देवता को ही समर्पित है, ठीक है। तो सोम रस पिया करते थे देवता लोग, सोम रस, तो वो अमृत ही तो है। सोम एक प्रकार की वनस्पति हुआ करती थी वहाँ पर पर्वतों में, है ना। तो सुधा अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है, अमृत के समान। अमी, वो भी अमृत के समान बोलता है। पीयूष, वो भी। और आपकी अम्मी जान भी बहुत अच्छा बोलती हैं, है ना। तो अमी, सुधा, पीयूष और अमी, ये सभी अच्छा बोलते हैं, बहुत ही प्यारा बोलते हैं, बहुत ही मधुर बोलते हैं, है ना। अमी हो गया, ठीक है। और सोम रस तो अमृत पहले से ही है, उसको क्या याद करवाना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखें, आकाश। व्योम, अनंत, अंतरिक्ष। व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, ध्यव, तारापथ, पुष्कर, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला राजस्थान में, जयपुर में। चलो इसको याद कर लो। तो अंतरिक्ष की कोई सीमा दिखाई दी आपको? नहीं, तो मतलब अनंत हो गया। पृथ्वी कैसी है? गोल है, शून्य हो गया। तारापथ, जहाँ तारों का रास्ता हो, तारापथ आकाश, ठीक है। अंतरिक्ष तो आपको पता ही है, नहीं पता? याद क्या करना है? व्योम याद करना है, पुष्कर का याद करना है, ठीक है। पुष्कर का समानार्थी शब्द है तालाब। जिस तरह से हमने धनंजय के बारे में पढ़ा था ना, अर्जुन का भी वो पर्यायवाची है और आग का भी पर्यायवाची है धनंजय। इसी तरह से पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची है और आकाश का भी पर्यायवाची है। अब बचा क्या? देव। तो देव भी पढ़ लीजिएगा आप। तो 3 इसमें याद करने, 1 2 3 4। अगर 4 हम याद करा रहे हैं तो तुम्हारे अंदर भी दम होनी चाहिए कि कम से कम 3 तुम याद करके दिखा दो, है ना। ठीक, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आँख का लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोचन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, ये नया है अम्बक, ईक्षण, ओहो क्या बात है, ईक्षण, इच्छा नहीं भरती है, प्रेक्षण। ये 3 शब्द आपके नए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। लोचन आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा ही होगा। चक्षु अच्छी भी होता है, वो आपको याद था इसलिए लिखा है नहीं। तो अछु, चची, चछी, लोचन, दृग,
ठीक है। मृग, मृग नैना, मृग नैनी नाम सुना है? हाँ, मृग मतलब हिरन, नैनी नैना भी होता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो मृग नैनी, तो मृग से दृग याद रखना है, दृग मतलब उसकी आंखों की ही बात चल रही है, ठीक है। तो लोचन आपको याद ही था, चक्षु आपको याद ही था, दृग याद हो गया है। अच्छी, अच्छी लगती हैं आँखें सबको, है ना, बड़ी बड़ी सी आँखें जैसे श्री कृष्ण भगवान जी की थी, बड़ी बड़ी आँखों वाले अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी भावनाएं हैं, मेरी कुछ नहीं है इसमें। अम्बक, ये याद कर लीजिए। अम्बक हमने इसलिए अंडरलाइन किया था कि अम्बुज अगर आ जाए तो अम्बु का मतलब होता है पानी और जा का मतलब हिंदी में जन्म लेना हो जाता है, ठीक है। तो पानी में जन्म लेने वाला, तो इसकी किसका पर्यायवाची हो जाता? कमल का, मेंढक का नहीं, मछली का नहीं, मगरमच्छ का नहीं, कमल का होता है, ठीक है, अम्बुज। अगर इसमें दा जोड़ दिया जाता अम्बुद में, अम्बुज को लिख देते हैं, अम्बु में अगर दा जोड़ दिया जाता, अम्बुद कर दिया जाता, तो अम्बु का मतलब पानी, दा का मतलब देने वाला, ठीक है। अम्बु का मतलब पानी और दा का मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला अर्थात बादल, तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाता अम्बुद, ठीक है। तो इस तरह से पर्यायवाचियों का निर्माण होने लगता है धीरे धीरे। तो पर्यायवाचियों के भी भेद हैं, लेकिन अभी हमने आपको सिर्फ परीक्षा निकालने के लिए ही सिखाया है या सीखा है, ठीक है। सिर्फ आजकल हम लोग जो पिछली क्लास में सीखे हैं और जो अभी सीख रहे हैं, ये सिर्फ हमारा टारगेट क्या है, जो आगामी परीक्षा जो कम समय बचा है उसकी तैयारी के लिए, ठीक है। और अगर काफ़ी समय हो तो फिर उसके लिए हम दूसरी क्लास लेंगे, ठीक है, अलग होगा, वो बिल्कुल ही डीप होगा, बिल्कुल ही गहराई से होगा, उसको फिर देखा जाएगा आगे, ठीक। चलो, इच्छा में देखें, आपकी इच्छा तो क्षण भर भी नहीं रुकेगी, भरेगी, है ना। आपकी इच्छा क्षणिक नहीं है, आप देखते ही रहेंगे, कोई भी चीज़ होगी अद्भुत होगी अगर, है ना। अद्भुत का मतलब जैसे आपके घर के आसपास हेलीकॉप्टर या जहाज़ उतर जाए, या फिर पानी वाला जहाज़ ही आपके तालाब में आ जाए, छोटा सा, लेकिन हो वो खूब सजा धजा, तो आपकी इच्छा नहीं भरेगी। और ये इच्छा आँखों से बढ़ती है, महसूस करने से नहीं, ठीक है। आप प्रेक्षण, तो वो याद कर लीजिए यार, प्रतीक्षा कर रहे थे, थक गए आपके नैना, प्रतीक्षण, क्षण से नहीं, क्षण भर से नहीं, काफ़ी समय से प्रतीक्षा हो रही थी, प्रतीक्षण, प्रेक्षण, प्रेक्षण से याद रहेगा, वो आंखों की बात कर रहा, प्रेक्षण, इक्षण, अम्बक, अम्बक का मतलब करने वाला, अम्ब का मतलब पानी, तो पानी आँखों से आ जाता है, ठीक है, वो अम्बक हो जाता है, आँखों की ही बात कर रहा है, वो याद करने के लिए है, अर्थ ज़्यादा उसमें मत ढूंढें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेक्षण हो गया था, चलो लिख देते हैं इसको भी। अगला देखिए, कबूतर बना दिया जाओगे, कबूतर बना दिया जाओगे अगर याद नहीं किया, या अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की। हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन, है ना, हमें सिलेक्शन चाहिए, और मास्टर नहीं बनना है। मास्टर बनना है तो फिर और डीप एक ही विषय पे हम कमांड कस लेंगे, एक ही विषय को हम अच्छे से जान लेंगे, सीख लेंगे, है ना, तो मास्टर बन जाएंगे, प्रवक्ता बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन। हमें वो चाहिए पॉइंट जो परीक्षा में आते ही हों, जो हम परीक्षा में हमारे काम आए। फिर क्या चीज़ फ़ायदा है ऐसी चीज़ों को पढ़ने का जो परीक्षा में ना आए? फालतू का वर्क लोड हो रहा, फालतू का माइंड पे लोड हो रहा है, टेंशन अलग बढ़ती है ना। तो हमें निश्चिंत होना है, अभी जितना भी समय बचा है उसको हम परीक्षा के लिए तैयार करेंगे और हल्के हल्के थोड़े थोड़े तरीक़ों से सीखेंगे ताकि हम वो याद भी रहे हमको, ठीक है। कबूतर लिखें, कपोत, हारीत। अब ज़रूरी नहीं सब में लॉजिक लगे यार, है ना, ज़रूरी भी तो नहीं सब में लॉजिक लगे। अरे कुछ चीज़ें याद कराई जा रही हैं तो कुछ चीज़ें स्वयं से भी याद कर लो यार, खुद से भी तो मेहनत करना सीखो। हाँ हाँ ठीक है, देखें, कपोत, हरित, रक्त लोचन, लोचन भी था आँखों का, ये देखिए है। परावृत्त, पारावृत्त, पारावृत्त है। और परेवा, परेवा है, करेवा नहीं, करेवा नहीं है भाई, कोई किसी को चिढ़ाएगा नहीं, करेवा नहीं लिखा है, ये लिखा है परेवा, ठीक है। तो कपोत, हारीत, रक्तलोचन। कभी आप गौर करिएगा, कभी आप देखिएगा ध्यान से, तो जो कबूतर की आंखें होती हैं वो लाल होती, ठीक है, लाल होती, इसलिए रक्तलोचन कहा गया। पारावृत्त इसलिए क्या आप उड़ाओ और पूरा वो घूम करके आपके घर में कबूतर पले हों और कबूतर आपने उड़ा दिए सुबह सुबह, तो वो पूरा घूम करके ये फिर आपके घर पे आ जाएगा, तो ये वृत्त बन गया है। पारा मतलब चक्कर काट कर,
है ना। चक्कर काट के अपने घर पे आ गया, पारा व्रत। और परेवा, परेवा है करेवा नहीं है, समझ गए। ठीक, तो इतना, ये सारी चीज़ें याद हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 और देंगे, कम से कम 10 चीज़ें देंगे हर एक चीज़ के। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। स्वयं से भी मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अगला लिखें, कमल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे राजीव, अरविंद, मास्टर साहब हैं अरविंद, ठीक है। पंकज, पहले अपने दोस्तों के नाम लिख लो, पंकज। और कोई है, सरोज, नीरज, बस, है ना। अब नाम देखिए कौन कौन से। उत्पल, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत पूछा गया। उत्पल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। उत्पल, इंदिवर, इंदिवर, पुंडरीक, पुंडरीक, कोकनद, ये नया है, कोकनद, ये नए शब्दों में भी चलेंगे। कोकनद, पाथोज, पाथोज, पानी ही होगा, पाथो या कीचड़ हो सकता है ना। पाथोज, कीचड़ नहीं कह सकते, पानी ही होगा, ठीक। पाथोज, परिजात, परिजात, मकरंद, मकरंद, अम्बोज, अम्बोज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे अम्बोज होना चाहिए, ठीक है। नलिन, नलिन, ये नए शब्द हैं, इनको जरूर याद करना, नए शब्द ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। शतपथ, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ये कमल वाले में। सतपत्र, सतपत्र, सरसिज, सरसी, सरसिज, कुवलय, कुवलय, पद्म, सरसीरू, सरसीरू, तामरस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तामरस। एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, पुंडरीक ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसको भी अंडरलाइन कर लो, सरसिज, ये ज़्यादा पूछे जाते थे, पूछे गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे ही पढ़ने हैं, ताकि अगर आए तो बाद में पछतावा ना हो, ठीक है, बाद में पछताना ना पड़े कि यार काश पढ़ लिए होते। और एक और लिख लो, गणेश जी का, गणेश जी का लिखना, गणेश जी का, ठीक है। हेरम्ब, हेरम्ब, दिय मातुर, विनायक, एक दंत, ये तो सबको याद होंगे ना, ये सबको याद होंगे, एक दंत। गौरी सूत, गिरजानंदन, ठीक है। बाकी तो सब पता है, मूसक राज, शाबाश, ठीक। तो देखो, द्वि मातुर, जिनकी 2 माताएं हों, ऐसा, ठीक है, मान लो यार, याद करने के लिए है द्वि मातुर, है ना। दूसरा गौरी सूत, शंकर जी की पत्नी जी का नाम था गौरी सूत, मतलब पुत्र। विनायक तो कहते ही हैं, ठीक।
ठीक है। एक दंत गणेश जी का देखिएगा आप कभी चित्रों में, तो एक है तो 2 दांत है ना, लेकिन एक दांत जो है टूटा सा है हल्का सा, है ना। हाँ, गिरजानंदन, गिरजा कहते हैं शंकर भगवान को, शंकर जी को, नंदन मतलब पुत्र, है ना। हाँ, तो देखो कितने याद हो गए तुमको, गिरजानंदन, द्विमातुर, विनायक याद ही था, एक दंत याद करवा दिया, गौरी सूत वो भी याद हो गया। अब बचा क्या, हेरम, तो वो अपनी जिम्मेदारी से याद कर लो, ठीक है। और लास्ट है घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है। देखिए बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत और सैंधव, सैंधव, ठीक है। तो ये थे आपके 10 पर्यायवाची, और 10 में से सबको याद करना है। कुछ तो यहीं याद हो गए हैं, कुछ आपको घर से याद करके लाने हैं, ठीक है। और 1, 2, 4 क्लासें और होंगी, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा आपने कितना सीखा। क्या आप मेहनत करना चाहते हैं या हम ही मेहनत करते रहें, ठीक है। हाँ, तो पढ़ाने से पहले हमें भी स्वयं पढ़ना पड़ता है कि कहीं गलतियाँ ना हो जाएं, बल्कि पिछली क्लास में 1-2 गलतियाँ हुई बोलने पर भी, लिखने पर भी, ठीक है। तो कुछ मायने नहीं रखते हैं यार, अगर 100% कर रहे हैं और 100 में से अगर 95 या 90% सही हो रहा है तो 2-4% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, स्वयं से सही कर सकते हैं अगर गलतियाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो बाजी जो बाज की तरह उड़ जाए और एक छलांग में ही पूरी नदी पार कर दे, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, बाज की तरह उड़ जाता है, बाजी घोड़ा हो गया, ठीक। तुरंग, तू रंग दे, है ना, तुरंग से तू रंग दे, ध्वज लेके घोड़े से ही जाएंगे, शादी बारात में भी यही होगा, ठीक है। तुरंग, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मारिए आप उसका, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बाजी तो याद ही हो गया, ठीक। घोटक, घो से घोड़ा वाला याद कर लेना, घोटक, टक टक की आवाज़ देता है घोड़ा, हाँ तो घोटक हो गया। सैंधव, सैंधव से याद आएगा आपको, आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी थी, कौन सी, मोहनजोदारो, ठीक है। उसमें एक सींग वाला घोड़ा बताता था उसको, तो सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ सिंधु घंटी सभ्यता, हाँ ठीक, वही सैंधव है, सैंधव घोड़े का ही, ठीक। रवि सूत, रवि मतलब होता सूर्य, सूत मतलब बेटा, सूर्य पुत्र हम, हाँ सूर्य पुत्र कह सकते हैं क्या। सीरियल में दिखाते हैं घोड़ा दौड़ते जा रहा है, जहाँ सूर्य डूब रहा होता है या सूर्यास्त हो रहा होता है, वहाँ तक उसको दिखाते चले जाते हैं, सूर्य पुत्र, पुत्र जा रहा है सूर्य से मिलने, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे इसको, बाकी आप लोग होशियार रहिएगा, टेस्ट हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक। मिटा दे इसको, चलो। ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के तो भिखारी को भी भीख नहीं मिलती है। जब वो 10 दुकानों पर जाता है तब उसको 3 दुकानों से भिक्षा मिलती है, पैसा मिलता है उसको, है ना। तो भिखारी भीख मांगने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। कई दरवाज़ों पर जब जाता है तब जाके उसको कुछ दरवाज़ों मिलता है। तो थोड़ा और बचा है, चाहो तो बताओ अभी लिखा दें, चाहो तो बाद में लिखा दें, कल के लिए। चलिए ठीक है, फिर कल के लिए रखते हैं ना। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, याद करना आपको है, मेहनत आपको करनी है। क्यों? क्योंकि नौकरी भी आप ही को लेनी है, आपके स्थान पर कोई दूसरा नहीं जाएगा, ना ही लेगा कोई नौकरी, ठीक है। या तो आप में इतना रुपया पैसा होता तो आप नौकरी ले सकते थे, और जब रुपया ही पैसा होता आपके पास तो आप यहाँ कोचिंग करने थोड़ी आते हैं। समझ में आ रही होगी ना सभी की बात। हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखा जाएगा, ठीक है, रखो।